नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन की। ममता की चिट्ठी पर चुनाव आयोग के जवाब की। बताएंगे कि मोदी के प्रचार ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। जानेंगे कि किसानों के आंदोलन में आज क्या रहा खास। और बुलेटिन के आखिर में बात रेल यात्रियों को मिलती खुशखबरी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेमंत बिस्व शर्मा पर चुनाव आयोग की नरमी को लेकर बोले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। विपक्ष की चिंता को दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने हेमंत पर चुनाव प्रचार के प्रतिबंध की अवधि 48 घंटे से घटाकर कर दी थी 24 घंटे। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने की असम के तामुलपुर विधानसभा सीट की चुनाव प्रक्रिया रद्द करने की मांग। तामुलपुर में 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। तामुलपुर से कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार ने बीजेपी के समर्थन का किया है ऐलान। चुनाव प्रचार के लिए केरल पहुंचे राहुल गांधी। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, ऑटो में की सवारी। केरल में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में न्याय योजना लागू करने का किया वादा। हरियाणा के जींद की किसान रैली में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। किसानों की समस्याओं का समाधान करे मोदी सरकार। मोदी सरकार के पास है ताकत लेकिन नीयत नहीं है साफ। हमारी ताकत की गई कमजोर लेकिन हमारी नीयत पर कोई नहीं उठा सकता सवाल। बढ़ती महंगाई के बीच कल से शुरू होगी आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक। ब्याज दरों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। महंगाई दर 4% के दायरे में रखने का है लक्ष्य। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण यानी 6 अप्रैल को होने वाले मतदान का इंतजार है, जबकि पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। तो आज पूरे दिन क्या कुछ रही हलचल, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में से 4 में आज चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से थम गया। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर आज शाम को प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ की 203 सीटों पर अभी प्रचार चल रहा है। यहाँ अलग अलग चरण में 29 अप्रैल तक वोटिंग होनी है। 6 अप्रैल को केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटें, असम की 40 और बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग होगी। असम और बंगाल में इससे पहले 2 चरण में वोटिंग हो चुकी है। असम में पहले चरण में 47 और दूसरे चरण में 39 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि बंगाल में दोनों चरण में 30-30 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, इसलिए सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दी। हर दल के नेता अपना दमखम दिखाने में जुटे रहे। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में चुनावी हुंकार भर रहे थे। बंगाल में ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ अपने पार्टी का प्रचार करने में जुटे रहे। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे तो तमिलनाडु में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने चेन्नई में रोड शो किया। असम में 24 घंटे की रोक के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा भी रैली करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। डीएमके के स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया था। अब इस सभी गहमा गहमी के बीच आज राजनेताओं की ओर से जनता के बीच जाने का आखिरी मौका था और अब 6 अप्रैल का इंतजार है। इसके बाद अब किसकी किस्मत में जीत और किसकी किस्मत में हार होती है, ये तो 2 मई के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 6 अप्रैल को जहां वोटिंग है वहां प्रचार थम गया है, लेकिन बंगाल में दूसरे चरण में हुई वोटिंग को लेकर जो हंगामा मचा हुआ था उसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। खास तौर पर नंदीग्राम विधानसभा सीट को लेकर यहां ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों की नीयत पर ही सवाल उठाए थे और आज चुनाव आयोग ने उनकी चिट्ठी पर जवाब दिया है। तो आखिर क्या जवाब आया है चुनाव आयोग का, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 2 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में जिन 30 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें से नंदीग्राम की सीट भी शामिल थी, जिस पर टीएमसी की ओर से सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी खुद एक पोलिंग बूथ पर जा पहुंची थी और शिकायत की थी कि केंद्रीय बल टीएमसी समर्थकों को वोटिंग करने में रुकावट डाल रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं। ममता ने कुछ समय पोलिंग बूथ पर ही धरना दिया था और 1 अप्रैल को ही चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब भी आ गया है। चुनाव आयोग ने ममता के लगाए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आयोग ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी किया। आयोग की ओर से अपने जवाब में वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को बताया गया
है। आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं दिखी है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सुबह 5:30 बजे से मॉक ड्रिल से लेकर 7 बजे से वोटिंग शुरू होने और शाम तक वोटिंग खत्म होने तक कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आयोग ने कहा कि बूथ नंबर 7 जिसे लेकर ममता बनर्जी ने शिकायत की है, वहां मॉक ड्रिल के समय सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स उपस्थित थे। उसके बाद ही वोटिंग हुई। वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने तक टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम के पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर ही रहे, बाकी पार्टियों के एजेंट आते जाते रहे, जबकि केंद्रीय बल चुनावी प्रक्रिया के दौरान कभी भी बूथ के अंदर नहीं गया और न ही किसी वोटर को रोका। चुनाव आयोग ने अपने जवाब के साथ ममता की चिट्ठी भी सार्वजनिक की है, जो उन्होंने आयोग को लिखी थी। पश्चिम बंगाल में मतदान के एक के बाद एक पड़ाव पार होते जा रहे हैं। इसके साथ ही सियासत भी तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपना पूरा दम दिखा रहे हैं। जहां सीएम ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी बंगाल का बादशाह बनने के लिए जोर लगा रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का प्रचार बीजेपी को जीत दिलाने के बजाय उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। उनके प्रचार को लेकर कांग्रेस तो सीधा चुनाव आयोग ही पहुंच गई है। देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस केवल पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी यहां जीत का परचम लहराने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली छोड़ बंगाल में डेरा जमा रखा है। अब तो ऐसा लगता है कि पीएम खुद बंगाल आकर बस गए हैं। पीएम मोदी के इस प्रचार को लेकर विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी की ही मुश्किल बढ़ गई है। पीएम मोदी के प्रचार को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों के दौरान पीएम मोदी की ओर से वीवीआईपी विमान के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी भी आधिकारिक दौरे पर पीएम की सुरक्षा को अहम माना जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं तो इससे किसी अन्य नेता के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या अन्य गतिविधियों को रोकना पीएम के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि जब मैं रेल मंत्रालय में था तो कभी अपनी कार को चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये समझने में असफल रहा कि क्या राजनीतिक रैलियों में भाग लेने के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन आरोपों के साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए अधीर रंजन ने कहा कि पीएम मोदी को चुनाव से ज्यादा देश के बारे में सोचना चाहिए। देश की जनता इस वक्त परेशान हो रही है, पीएम मोदी को उस पर ध्यान देना चाहिए। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी के प्रचार को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत तो की है, जिस पर देखना होगा कि वो क्या एक्शन लेता है। पीएम के लिए पार्टी का प्रचार मुश्किल भरा हो रहा है। चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायत पर जल्दी फैसला ले सकता है, लेकिन कृषि बिल पर फैसला कब होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। 4 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है तो किसानों ने अपना फोकस गांवों पर कर लिया है। किसान संगठन कृषि कानून के खिलाफ लगातार पंचायतें कर रहे हैं। साथ ही अब संसद कूच की भी तैयारी हो रही है। किसानों ने आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों पर सरकार का रुख जस का तस बना हुआ है। किसानों के साथ बातचीत शुरू होने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इसी के चलते सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। इसे देखते हुए किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने के लिए फिर से कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। किसानों ने आंदोलन को तेज करने की कड़ी में केएमपी जाम करने के अलावा संसद कूच तक के आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की है। किसान अब युवा किसानों को भी बड़ी संख्या में आंदोलन से जोड़ने की कोशिश में है। युवाओं को आंदोलन से जोड़ने के लिए किसान संगठन अभियान भी चला रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यूपी के पंचायत चुनाव में सरकार को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। टिकैत के दावे का यूपी के पंचायत चुनावों पर कितना असर रहता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत की गाड़ी को घेरे जाने के बाद से खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बदले हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पंचायत कर एकजुट होकर आंदोलन को तेज करने के लिए मंथन किया। गाजीपुर के इस पंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ हरियाणा के जींद में भी पंचायत हुई। ये पंचायत आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित की गई थी, लेकिन इस पंचायत में शामिल होने से संयुक्त किसान मोर्चा ने इनकार कर दिया। केंद्र सरकार को देश में बढ़ते हुए किसान आंदोलन का डर भले ही ना हो, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार को अपनी कुर्सी जाने का डर खूब सता रहा है। डर इतना है कि मुख्यमंत्री को अपना सार्वजनिक कार्यक्रम तय करने में तमाम परेशानियां आ रही हैं। कार्यक्रम तय भी होता है, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उसे रद्द करना पड़ता है और अब एक बार फिर खट्टर को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट।
कृषि कानून के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा और पंजाब में विरोध शुरू हुआ। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, ऐसे में किसानों के निशाने पे सबसे ज्यादा मनोहर लाल खट्टर हैं। किसान मुख्यमंत्री के हर सार्वजनिक कार्यक्रम के खिलाफ सड़क पर आ जाते हैं। इसके कारण से पिछले 4 महीने सीएम को अपने कई कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। सरकार में शामिल कई विधायक भी अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमना भी मुश्किल हो गया है। वो लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि गाँव में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का बहिष्कार किया जा रहा है। किसानों का दबाव हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी बना हुआ है कि वो खट्टर से अपना समर्थन वापस लें। इस बीच आज सीएम मनोहर लाल खट्टर को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोहाना पहुंचना था, लेकिन जैसे ही किसानों को सीएम के आने की खबर लगी, उन्होंने उस हेलीपैड पर ही कब्जा कर लिया जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरना था। बाद में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पुलिस लाइन में करवाई गई, लेकिन उसके बाद खट्टर ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा कि मेरी इच्छा थी कि अंवाली गाँव आकर किताब सिंह मलिक को श्रद्धांजलि दूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विरोध के नाम पर कुछ दलों ने जो रवैया अपनाया है उसे देखते हुए मैं नहीं चाहता हूं कि किताब सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा राजनीति की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि आंदोलन के नाम पर गुस्सा लोगों में भरा जा रहा है। ये सामाजिक एकता के लिए निश्चित रूप से मुश्किल पैदा कर रहा है। किसान अपने आंदोलन को दिल्ली से आगे ले जाकर पूरे देश में फैलाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए पंचायतें भी हो रही हैं, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी नजर पूरे देश पर है। इसके लिए वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। गुजरात नगर निगम चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंदियों पर है, इसलिए वो अब गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी युवा चेहरों का हाथ थामकर विरोधियों के अरमानों पर झाड़ू फेरना चाहती है। अपनी रणनीति को कारगर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की नजर अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल पर भी है। देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में अक्सर मुलाकातों को लेकर पारा गरमाया रहता है और जब वो मुलाकात विरोधी दलों के नेताओं के बीच हो तो उसके मायने भी निकाले जाते हैं। जैसे आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल की मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। अटकलें तेज हो गई हैं कि फैसल विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल फैसल ने केजरीवाल के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक दिल्ली निवासी के रूप में मैं उनके वर्क एथिक्स और नेतृत्व कौशल का एक अग्रणी प्रशंसक हूं। मानवता पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और देश में वर्तमान राजनीतिक मामले पर चर्चा की। अहमद पटेल के बेटे की सीएम केजरीवाल से मुलाकात और उनकी तारीफ करना कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली बात है, क्योंकि वरिष्ठ पटेल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के वफादार थे और गांधी परिवार के बाद पार्टी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पटेल का मुलाकात करना काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी गुजरात में एक विश्वसनीय चेहरे की तलाश में भी है, इसीलिए उसकी नजर अहमद पटेल के बेटे पर है। दरअसल अहमद पटेल की गुजरात में जबरदस्त लोकप्रियता थी और अपने घर भरूच में वो काफी लोकप्रिय थे। ऐसे में अगर सीएम केजरीवाल फैसल को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाते हैं तो गुजरात में विरोधी पार्टी का परेशान होना तय है। अब देखना होगा कि सूबे में क्या मुलाकात के मायने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात रेल यात्रियों को मिलती खुशखबरी की। महामारी के चलते पिछले साल मार्च में देश भर में ट्रेनों के पहिए थम गए थे। कुछ समय बाद इन्हें धीरे धीरे शुरू किया गया, लेकिन अभी तक सभी ट्रेनें पटरी पर नहीं लौटी है। साथ ही सिर्फ रिजर्वेशन टिकट पर ही यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 5 अप्रैल से चलने वाली अनारक्षित ट्रेनें लोगों की राह आसान करने लगेंगी। उत्तर रेलवे ने कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की है। रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे भारतीय रेल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। ये ट्रेनें यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगी। रेलवे के मुताबिक सहारनपुर दिल्ली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट लुधियाना, फजिल्का लुधियाना, बठिंडा लुधियाना, वाराणसी प्रतापगढ़, सहारनपुर नई दिल्ली, जाखल दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद पानीपत, शाहजहांपुर, सीतापुर, गाजियाबाद मुरादाबाद समेत कई शहरों के लिए अनारक्षित ट्रेन चलेंगी। महामारी की वजह से अनारक्षित ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेंगी, इसीलिए इन ट्रेनों का किराया पैसेंजर ट्रेनों जैसा सस्ता नहीं होगा, बल्कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों जैसा होगा।
आपको बता दें कि अनारक्षित ट्रेनों में सफर करने के लिए आप स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर से टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुकिंग काउंटरों पर लोगों के हुजूम को रोकने और महामारी के इस समय शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। भारतीय रेलवे द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की जा रही है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ट्रेनों में सवार होने से पहले सभी यात्रियों के मास्क और तापमान की जांच की जाएगी। यदि किसी यात्री में महामारी के कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत उसका टेस्ट करवाया जाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।